अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर होना है उसका सिलेबस डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसकी पेपर कब तक होंगे, कंफर्म डेट जो है वो रोल नंबर स्लिप से आपको पता चल जाएगी। तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पर आपको ज़्यादा काम करना है और पासिंग मार्क्स इसके कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो कल अपलोड कर दी गई हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। आप वहां से जाकर डायरेक्ट उस वेबसाइट पर सिर्फ अपना CNIC डालेंगे तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6 दिसंबर को इसका पेपर होगा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का। तो अब इसमें कहाँ कहाँ से MCQs आएंगे। इंग्लिश के पोर्शन से 10 MCQs आएंगे, इस्लामियात से 10 आएंगे, करंट अफेयर्स से 10 आएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स से 10 आएंगे, इसी तरह से जनरल नॉलेज से 10 आएंगे। इंटेलिजेंस या IQ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वहाँ से 15 MCQs आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से 15 आएंगे और जो इलेक्शन एक्ट है वहाँ से 20 MCQs आएंगे। तो ये टोटल 100 बन जाते हैं। तो ये वो पोर्शंस हैं जहाँ से इसका पेपर बनेगा। पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होंगे? 60। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर आपको 40 नंबर नहीं 60 नंबर लेने हैं। 60 या 60 से ऊपर नंबर होंगे तो फिर आप ऐसे का पेपर दे सकेंगे। इस MCQs के पेपर के बाद फिर आपका ऐसे का पेपर होना है। वहाँ आपको 1500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा। टोटल 10 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे ऐसे के लिए और कोई एक ऐसे आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे और उस पर 1500 लफ्ज़ों का ऐसे अटैम्प्ट करेंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। तो ऐसे जो है वो बाद में है। पहले जो आपका पेपर होना है वो ये MCQs बेस्ड पेपर है और यहाँ ये जो पोर्शन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं यहाँ से सारा पेपर बनना है। तो आपने इन तमाम पोर्शंस को डिटेल में पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के MCQs शेयर किए हैं, उसको आप पढ़ लें। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेकंड पार्ट है वो मैं जल्दी ही इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी और फिर उसके बाद हम दी इलेक्शन एक्ट 2017 को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो पोर्शन है ना जिसमें इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज और IQ हैं, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इससे पहले भी अगर आप कोई पेपर देते रहे हैं GK का, चाहे वो PPSC की पोस्ट के लिए दिया हो या FPSC के लिए, ये तमाम पोर्शंस उन पेपर में भी आते रहे हैं। हो सकता है इनकी तैयारी आपकी पहले से हो, अगर नहीं है तो मेरे चैनल पर कुछ लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं और आने वाले दिनों में भी मैं यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो ये थोड़े से दिन हैं आपके पास। आज 19 है, तकरीबन 15-16 दिन हैं आपके पास। तो इसमें भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आप 60+ मार्क्स ले सकते हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। आज की लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर से रिलेटेड मटेरियल और एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1973। इसके जो पार्ट 1, 2 और 8 के MCQs हैं। ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS 17 का जो पेपर होगा उसमें इसके काफ़ी ज़्यादा MCQs आएंगे। तो इन पार्ट्स के जो MCQs हैं इनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉ हैज़ द अथॉरिटी टू ऐड न्यू स्टेट्स इनटू द फेडरेशन पार्लियामेंट। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 3rd clause ऑफ आर्टिकल 1, मजलिस शूरा कैन बाय लॉ admit new states and areas on such terms and conditions as it thinks fit। जो आर्टिकल 1 का 3rd clause है उसके अकॉर्डिंग जो मजलिस शूरा है, मतलब कि जो पार्लियामेंट है, वो न्यू स्टेट्स और एरियाज़ को जिस तरह से वो चाहे, जिन टर्म्स और कंडीशंस पर चाहे, उनको ऐड कर सकती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6, विच एक्ट कैन लीड टू हाई ट्रीजन। इसका करेक्ट आंसर है सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन by unconstitutional means। Explanation: a person challenging the constitution by displaying the use of force or other unlawful means shall be guilty of high treason।
कोई भी इंडिविजुअल जो चैलेंज कर रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्स के ज़रिए या अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए, तो उस पर हाई ट्रीजन का केस हो सकता है। नेक्स्ट है हु प्रोवाइड्स दी पनिशमेंट फॉर पर्सनस फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, मजलिस शूरा, पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्लोज ऑफ आर्टिकल 6, मजलिस शूरा मीन्स पार्लियामेंट शैल पनिश हाई ट्रीजन केसेस। तो जो आर्टिकल 6 का थर्ड क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो मजलिस शूरा है यानी कि जो पार्लियामेंट है वो पनिशमेंट देगी हाई ट्रीजन से रिलेटेड जो केसेस होंगे। नेक्स्ट है द अरेस्टेड पर्सन्स हैव ऑल द राइट्स एक्सेप्ट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल बिफोर प्रोसिक्यूशन। आर्टिकल 10 गिव ऑल द राइट्स लिस्टेड अबव एक्सेप्ट ऑप्शन डी। सो अरेस्टेड जो पर्सन्स हैं उनके पास ये तमाम राइट्स होंगे टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर अरेस्ट, टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, टू रिमेन साइलेंट। लेकिन उनके पास सिर्फ एक राइट ये वाला नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन से पहले बेल पर उन्हें रिलीज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन्स शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। जो सेकंड क्लॉज है आर्टिकल 10 की वो स्पेसिफाई करती है कि जो भी अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सन है उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल डिस्क्लोज द रीज़न टू द डिटेनी विद इन 15 days। एज पर आर्टिकल 10 क्लॉज 5 द टाइम गिवन टू द अथॉरिटी इज़ 15 days अंडर विच इट हैज़ टू कम्युनिकेट टू द डिटेनी एज टू वाई द अरेस्ट वाज मेड। सो 15 दिन के अंदर अंदर जिस भी इंडिविजुअल को पर्सन को जिस भी जुर्म के लिए उसको पकड़ा गया है 15 दिन के अंदर अंदर उसे उसकी रीज़न पता होनी चाहिए कि मुझे किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर चिल्ड्रन टू बी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज़ एंड माइंस। मिनिमम एज जो है वो चिल्ड्रन की 14 years है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 11 clause 3, children below the age of 14 are not allowed to engage in hazardous work including mining and working in factories। so 14 साल से जो काम है वो नहीं कर सकते। 14 years एज जो है वो मिनिमम एज है चिल्ड्रन के लिए किसी भी फैक्ट्री या माइंस में काम करने के लिए। उसके बाद है नो लॉ कैन बी मेड टू इंट्रोड्यूस इनटू पाकिस्तान एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता जिसमें स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो या उसको प्रमोट किया जा रहा हो, इसी तरह से फोर्स्ड लेबर को या ट्रैफिकिंग को। तो इसलिए ये तीनों जो हैं वो करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नथिंग इन आर्टिकल 11 रिलेटिंग टू द प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एक्सेट्रा शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विस by a person undergoing punishment for an offence against the law। ठीक है, आर्टिकल 11 does not apply to those people who are compelled by law to undergo a compulsory or forced service to make up for their offence। आर्टिकल 11 जो है ये उन लोगों पर अप्लाई नहीं होता जिन्हें लॉ ने कंपेल कर दिया है, उन पर आर्टिकल 11 जो है वो अप्लाई नहीं होता। उनको जो है फिर लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंपल्सरी या जो फोर्स्ड सर्विस है वो करनी पड़ेगी ताकि जो भी उनका ऑफेंस है उसको वो रीपे कर सकें। नेक्स्ट है रिगार्डिंग टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ रिलीजन, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे स्पेशल टैक्सेस फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर रिलीजन्स। आर्टिकल 21 enables the people to refrain from paying special taxes, the proceeds of which are not to be used for the welfare of their own religion। तो दूसरे रिलीजन्स के लिए उनको स्पेशल टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन, all religious communities can provide religious education in institutions maintained wholly by that community। Article 22 allows different ethnic communities to give religious education to their children but only in institutions dominated by them। तो आर्टिकल 22 अलाउ करता है कि जितनी भी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन अपने चिल्ड्रंस को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस में जो उनके लिए बनाए गए हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाकर वो अपने रिलीजन से रिलेटेड चिल्ड्रंस को जो है वो एजुकेशन नहीं दे सकते। आर्टिकल 25 क्लॉज 3 अलाउज द स्टेट
ये आर्टिकल स्टेट को अलाउ करता है कि वो सेफ्टी प्रोविजंस बना सकते हैं वुमेन के लिए भी और चिल्ड्रन के लिए भी। जो ऑलरेडी सेफ्टी प्रोविजंस बना दिए गए हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, उनमें अमेंडमेंट कर सकते हैं और प्रोविजंस उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो ये स्टेट को अलाउड है। आर्टिकल 25 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग जो इनके हक में बेहतर है, रिगार्डलेस ऑफ द मैन एंड वुमेन बीइंग इक्वल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट है कीपिंग द राइट टू एजुकेशन अंडर कंसिडरेशन, द स्टेट इज कंपेल्ड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एज ब्रैकेट ऑफ 5 to 16 years। अंडर आर्टिकल 25A के अकॉर्डिंग द स्टेट मस्ट इंश्योर द प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन। ठीक है, स्टेट को इंश्योर करना है कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें सो दैट जो चिल्ड्रन हैं किसी भी बैकग्राउंड से आने वाले हैं तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि एटलीस्ट जो बेसिक कंपलसरी एजुकेशन है वो ले सकें, 5 से 16 ईयर्स तक की जो बेसिक एजुकेशन है। नेक्स्ट है एवरी ईयर इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन हु रिप्रेजेंट्स अ रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इन द फेडरेशन ऑफ होम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 29 क्लॉज 3, the president of federation has to present this report in front of the parliament। तो ये जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट को किसने प्रेजेंट करनी है? जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन का उसने प्रेजेंट करनी है। सो हर साल फेडरेशन से रिलेटेड, फेडरेशन के जितने भी काम होते हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट देनी होती है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो ये कौन देता है? जो प्रेसिडेंट है। अगर हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल लें तो अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। तो यहाँ पर फेडरेशन को ये रिपोर्ट कौन प्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी ही। तो आसिफ अली जरदारी जो है वो फेडरेशन को प्रेजेंट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की रिपोर्ट। हर साल के डिफरेंट जो फेडरेशन से रिलेटेड अफेयर्स होते हैं, उनकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, उनकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आर्टिकल 29 क्लॉज 3। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग वेदर एनी एक्शन ऑफ एन ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इज ऑफ द कंसर्न ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिसाइड करना कि कोई भी जो एक्शन है स्टेट के किसी भी ऑर्गन, अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन का, वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो कंसर्न ऑर्गन होता है, जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, ये उसका अपना कंसर्न है। सो द आर्टिकल 30 क्लॉज 1 justifies that it is the responsibility of the organ or authority or the person performing functions on the behalf of the state's organ or authority to ensure their actions are in accordance with the principles of policy। ठीक है, ये उस इंस्टीट्यूशन का या उस अथॉरिटी का अपना काम है कि वो इंश्योर करे कि उनके जो भी एक्शंस हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग हैं। टू प्रमोट द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ द स्टेट aim to secure the proper organization of all of the following except Hajj facilities। According to Article 31 Clause 2 of the Constitution of Pakistan, it is the state's responsibility to raise awareness of zakat and awqaf and ensure the maintenance and promotion of mosques to promote the Islamic way of life। So ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयरनेस रेज करें ज़कात से रिलेटेड, औकाफ से रिलेटेड और जो मॉस्क की मेंटेनेंस और प्रमोशन है उससे रिलेटेड। लेकिन जो हज फैसिलिटीज़ हैं वो स्टेट के अंडर नहीं आती हैं। नेक्स्ट MCQs है द स्टेट शेल एंडिवोर एज रिस्पेक्ट्स द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान ऑल एक्सेप्ट टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम्स की बात हो रही है ना, तो टू मेक द टीचिंग ऑफ होली कुरान कंपलसरी, ये कंपलसरी होगी। टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द अरबिक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज आती होगी तभी आप कुरान को समझ पाएंगे। उसके बाद है टू एंश्योर करेक्ट प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ द होली कुरान। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 31 क्लॉज 2 द स्टेट मस्ट टेक ऑल स्टेप्स एक्सेप्ट द वन मेंशनड इन ऑप्शन C ऑन बिहाफ ऑफ बीइंग मुस्लिम्स। द स्टेट मस्ट प्रमोट लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस composed of elected representatives from the areas concerned। The people of different areas shall be represented in these local government institutions by members elected from their areas according to the Article 32 of the Constitution। स्टेट को क्या करना चाहिए? लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना चाहिए। किस बेसिस पर?
डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ से लोगों को इलेक्ट करना चाहिए और वो इन लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू अपने अपने एरियाज़ को रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से स्टेट को जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, इन द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गेट स्पेशल रिप्रेजेंटेशन? ऑर्फन्स, पीसेंट्स को मिलेगा, वर्कर्स को मिलेगा, वुमेन को मिलेगा। आर्टिकल 32 स्टेट्स दैट द स्पेशल जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो किसको दी जाएगी? पीसेंट्स को, वर्कर्स को, वुमेन्स को इन द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ऑर्फन्स को नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑर्फन्स का ऑप्शन रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 विच प्रीजुडिशेस आर टू बी डिस्करेज्ड बाय द स्टेट? बोथ A and C, parochial prejudice and racism. Following Article 33, the state shall discourage parochial, tribal, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among citizens to avoid injustice and hatred. तो आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग स्टेट को क्या करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए पैरोकियल जो इलाकाई तासुब होता है, ट्राइबल कबायली इनजस्टिस को, रेशियल, सेक्रेटेरियन, सेक्ट्स की बेसिस पे या प्रोविंसेस की बेसिस पे, तो इस तरह के प्रीजुडिसेस को स्टेट को अवॉइड करना चाहिए ताकि नाइंसाफ़ी ना हो और लोगों के दरमियान में जो है वो नफ़रत ना फैले। तो ये एग्जैक्ट टर्म्स जो हैं वो आपने याद रखनी है ताकि एमसीक्यूज़ में कौन सा ऑप्शन ठीक है वो आपको याद रहे। अब जो यहाँ पर टर्म्स यूज़ हुई हैं, पैरोकियल है, ट्राइबल है, रेशियल है, सेक्रेटेरियन है और प्रोविंशियल है। अब स्टेट ने पैरोकियल प्रीजुडिस को डिस्करेज किया है, रेसिज्म को डिस्करेज किया है, सेक्सिज्म का यहाँ पर वर्ड आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बोथ B एंड C जो हैं वो करेक्ट हैं। तो आपने ध्यान से गौर से पढ़ना है ताकि टर्म्स जो हैं वो आपको याद रहें। नेक्स्ट है, पीपल फ्रॉम विच एरिया ऑफ पाकिस्तान आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम टेकिंग पार्टिसिपेशन इन आर्म फोर्सेस? Loralai, Lisbela, Malir, none of the above. According to Article 39, the state shall enable people from all parts of Pakistan to participate in nation's armed forces. So कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी लोग जो हैं वो आर्म फोर्सेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The state shall support the common interests of the people of Africa, Latin America, both A and B, not only Islamic nations. While promoting international peace, the state of Pakistan shall aim to support the common interests of the people of Asia, Africa and Latin America. ठीक है, स्टेट क्या करती है? प्रमोट करती है इंटरनेशनल पीस को। तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान एम्स टू सपोर्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉट ओनली Islamic nations but also Asia, Africa and Latin America. The state shall encourage the settlement of international disputes by peaceful means. Representing Islam, Pakistan shall encourage international peace by promoting peaceful means to solve international disputes instead of aggravating the situation by siding with one party and spreading hatred. ठीक है, पाकिस्तान क्या है? एक इस्लामी मुल्क है, मेजॉरिटी यहाँ पर मुस्लिम्स की है। आई थिंक 97% यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, 97 है, 98% है। तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए स्टेट जो है वो इनकरेज करती है कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको बाय पीसफुल मींस उनको रिजॉल्व किया जा सके, बजाय इसके कि किसी एक सिंगल पार्टी की साइड लेना शुरू कर दे और सिचुएशन को जो है वो और ज़्यादा एग्रीवेट किया जाए और ज़्यादा इंटेंस कर दिया जाए। नेक्स्ट MCQs है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग अल्कोहलिक लिक्वर कंजम्पशन इन पाकिस्तान? बोथ A and B आर करेक्ट। पीपल कैन कंज्यूम इट फॉर मेडिकल पर्पसेस। नंबर 1, लोग किसके लिए? मेडिकल पर्पसेस के लिए जो अल्कोहलिक लिक्वर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बी ऑप्शन, नॉन मुस्लिम्स आर अलाउड टू कंज्यूम इट फॉर रिलीजियस पर्पसेस, और नॉन मुस्लिम्स जो है वो अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो ये रॉन्ग है कि ओवरसीज़ मुस्लिम्स जो बाहर जाकर कोई बैठे हैं तो फिर वो वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टू इरेडिकेट सोशल इविल्स, आर्टिकल 37 क्लॉज H prohibits the consumption of alcoholic liquor except
for medical purposes and non-Muslims for their religious purposes only. Next है to make legal justice available to the common man, the state shall ensure inexpensive and expeditious justice. To make legal justice available to the poor community, Article 37 Clause D lays stress on making justice inexpensive. ऐसा ना हो कि एक जो लेमैन है, एक पुअर कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है, उसको अगर अपना मसला कोई कोर्ट में लेकर जाना है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं लेके जा सकता कि वो जो इतनी भारी भरकम फीसें हैं वो उनको ही अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आर्टिकल में ये मेंशन है कि जस्टिस जो है वो इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए। आज के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो झूठ की बिना पर भी जीत जाता है, और जो सच्चा होता है उसके पास तमाम सबूत भी हों अगर, तो तमाम सबूतों की बेसिस पर भी वो हार जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ पैसों का खेल है। आर्टिकल में जो चीज़ मेंशन है उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन आपने एमसीक्यूज़ में तो वही करेक्ट करना है ऑफ कोर्स जो आर्टिकल में लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस। कितने कितने सालों तक केसेस जो है वो लटके रहते हैं और फिर भी उनका कोई नतीजा नहीं आता। अभी भी मिलियंस में केसेस पेंडिंग में हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शैल बी टेकन by the state to promote social justice except ensuring full participation of women in all spheres of national life. Article 37 dealing with the promotion of social justice covers all the points mentioned earlier except option C. Social justice है ना जो, उसको प्रमोट करने के लिए स्टेट ने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। नंबर 1 प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर इलिटरेट पीपल। देन नंबर 2 डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि पावर जो है वो डिवाइड हुई भी हो, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद है प्रमोट करना है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ऑफ बैकवर्ड एरियाज। ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं, इसलिए आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग जो ये ऑप्शन है एंश्योरिंग फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है द पावर एंड फंक्शंस आर कॉन्फर्ड ऑन द कमिश्नर बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आर्टिकल 213 क्लॉज 3 स्टेट्स दैट द पावर्स एंड फंक्शंस आर कॉन्फर्ड ऑन द कमिश्नर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि जो कमिश्नर के पास जो पावर है, जो उसके फंक्शंस हैं, वो किसने दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, लॉ के अकॉर्डिंग है। हु शैल इलेक्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213 क्लॉज 1 द प्रेसिडेंट मस्ट इलेक्ट द कमिश्नर। अ पर्सन कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज द कमिश्नर इफ ही हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द कमिश्नर इफ ही हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हैज़ बीन अ सीनियर सिविल सर्वेंट और इज़ अ टेक्नोक्रेट। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में सीनियर सिविल सर्वेंट का ऑप्शन नहीं है, टेक्नोक्रेट का ऑप्शन है। हो सकता है पेपर में इनमें से कोई ऑप्शन भी दे दे तो फिर वो भी ठीक होगा। एक पर्सन कमिश्नर कब अपॉइंट किया जा सकता है? सिर्फ इस सूरत में कि या वो जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का, या फिर वो सीनियर सिविल सर्वेंट रहा हो, या फिर टेक्नोक्रेट हो। नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल मेक एन ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। Before entering his office, the commissioner is bound to make an oath before the chief justice. Next है the tenure of the service of the chief election commissioner is 3 years. कितने साल का टेन्योर होता है इसका? 3 साल का टेन्योर होता है। नेक्स्ट MCQs है the parliamentary committee shall comprise equal members from both sides. Clause 2B of the Article 213 states that committee shall comprise 50% members from ट्रेजरी बेंचेस एंड 50% फ्राम अपोजिट पार्टीज़। ये 50-50 हैं तो ये इक्वल मेंबर्स होने चाहिए फ्राम बोथ साइड्स, फ्राम ट्रेजरी बेंचेस एंड अपोजिशन पार्टीज़। उसके बाद है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी शैल बी 12 मेंबर्स आउट ऑफ विच 1/3 शैल बी फ्राम दी सेनेट। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल बी फ्राम दी सेनेट। ठीक है, 1/3 सेनेट से होने चाहिए। सेनेट क्या है? अपर हाउस है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं? 2 हाउसेस हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट। नेशनल असम्बली क्या है? लोअर हाउस है, और सेनेट जो है वो अपर हाउस है। तो सेनेट से 1/3 मेंबर्स होने चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी में।
43rd पे है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर शैल बी फिल्ड विद इन 45 डेज. Under clause 4 of article 215, the time period specified to fill the vacancy in the commissioner office is 45 days. ठीक है, इससे ज़्यादा वैकेंट नहीं रहनी चाहिए. 45 डेज़ के अंदर अंदर नई अपॉइंटमेंट जो है वो हो जानी चाहिए. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. द कमिश्नर शैल बी द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. The election commission shall consist of how many members from each province? 1 member from each province. The chief election commission shall consist of 4 members. Total 4 members होने चाहिए. Apart from the chief election commissioner, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा हर प्रोविंस से 1 मेंबर होना चाहिए. टोटल 4 मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाल कर हर प्रोविंस से 1 मेंबर होना चाहिए. उसके बाद है ईच मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन शैल बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 213.2, ईच मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन शैल बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट है अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन बी अ कैंडिडेट ऑफ 2 or more seats. Article 233 prohibits double membership of the same individual. However, a person can still be a candidate for multiple designations at the same time. डबल मेंबरशिप नहीं हो सकती लेकिन वो कैंडिडेट रह सकता है मल्टीपल डेजिग्नेशंस का एट द सेम टाइम. नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड फॉर मल्टीपल सीट्स ही शैल रिजाइन ऑल बट वन ऑफ हिज सीट्स विद इन 30 days. Such a person is only given a time period of 30 days to arrive at a conclusion as to which seat he wants to keep. 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा. जो मल्टीपल डेजिग्नेशंस का कैंडिडेट होगा उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा और उस टाइम पीरियड में इसने डिसाइड करना है कि कौन सी सीट को उसने कंटिन्यू करना है और बाकी सब से वो रिज़ाइन कर देगा. नेक्स्ट है इफ अ पर्सन इलेक्टेड फॉर मल्टीपल सीट्स डज नॉट रिज़ाइन ऑल बट वन ऑफ हिज सीट्स विद इन 30 days, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एन एक्ट इज all of his seats become vacant except the last elected seat. वो कैंडिडेट जो 30 दिन के अंदर अंदर ये फैसला नहीं करता कि मुझे कौन सी सीट को कंटिन्यू करना है और बाकियों से रिज़ाइन करना है, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जिस लास्ट सीट पर वो इलेक्ट हुआ था ना वो उसको असाइन कर दी जाएगी और बाकियों से उसको रिज़ाइन कर दिया जाएगा. फिर उसके पास चॉइस नहीं रहेगी. पहले उसके पास चॉइस थी और फिर उसके पास चॉइस नहीं रहेगी कि वो किसको सिलेक्ट करे. बस उसको लास्ट वाली जिस सीट पर वो इलेक्ट हुआ था वो उसको असाइन कर दी जाएगी और बाकी सारियों से उसको रिज़ाइन कर दिया जाएगा. नेक्स्ट है ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन विच 2 इलेक्शंस शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल अदर इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी अ सीक्रेट बैलेट. प्राइम मिनिस्टर के अलावा और चीफ मिनिस्टर के अलावा जो इलेक्शंस हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होने चाहिए. फिर है आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन कमीशन. द 4 members, 1 from each province of the election commission, shall make an oath before the chief election commissioner. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो खुद है वो ओथ लेगा बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो 4 members इलेक्ट किए जाएंगे हर प्रोविंस से एक मेंबर इलेक्ट होगा वो ओथ लेंगे बिफोर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2.5 years of the chief election commissioner. 2. Article 215 of the Constitution specifies the terms of the office of commissioner and the members according to which 2 members shall retire after the first 2.5 years and other after the next 2.5 years. Next MCQ is the members of the election commission shall hand over their resignation letter to the president of the federation. ठीक है, जो मेंबर्स हैं ना इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन का उसको देंगे. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे. Who can assist the chief election commissioner in his duties? Executive authorities in the federation and provinces. According to Article 220, it shall be the duty of all executive authorities in the federation and provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their duties. फिर है the maximum age limit for a candidate of chief election commissioner is
68 years. The maximum age limit for the Chief Election Commissioner is 68 years, while for the other members of the Election Commission is 65 years. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपनी 68 ईयर्स होनी चाहिए और बाकी जो मेंबर्स होते हैं 4 उनकी 65 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट MCQs है, अ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल और अ प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी डेज following the day on which its terms is due to expire? On 60 days. This election is to be held within 60 days, which is the time specified by Article 224 Clause 1. जो जनरल इलेक्शन होते हैं नेशनल के या प्रोविंशियल असेंबली के, जब वो टर्म एक्सपायर होने वाला होता है ना, उस दिन के बाद 60 डेज़ के अंदर अंदर वो जनरल इलेक्शंस जो हैं वो हो जाने चाहिए। उसका स्पेसिफाइड टाइम जो है वो 60 डेज़ है। The results of the general election to the national or provincial assemblies shall be disclosed within 14 days. जो जनरल इलेक्शंस होते हैं नेशनल असम्बलीज़ के या प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, उनका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाना चाहिए 14 डेज़ के अंदर अंदर, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 224 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973. On dissolution of the assembly, a caretaker cabinet shall be appointed by the governor. On the dissolution of assembly on the completion of its term, or in the case if it is dissolved under the Article 58 or Article 112, the president or the governor, as the case may be, shall appoint a caretaker cabinet. ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑप्शन नहीं है, गवर्नर का ऑप्शन है, तो इसलिए गवर्नर का ऑप्शन को टिक किया हुआ है। अगर प्रेसिडेंट का ऑप्शन होगा तो वो ठीक होगा। Regarding the rights of individuals, no action shall be taken that is detrimental to all of the following except job. Paragraph A of the clause 2 of the Article 4 clarifies that no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with the law. अब यहाँ पर इस आर्टिकल में लाइफ का जिक्र है, लिबर्टी का है, रेपुटेशन का है, जॉब का यहाँ पर जिक्र नहीं है, फिर यहाँ पर जॉब करेक्ट आंसर है। विच इज़ इनवायोलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हर इंडिविजुअल पर लाजिम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करे। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन पाकिस्तान आर नॉट बाउंड टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन बट ओनली हैव टू ओबे लॉ एंड ऑर्डर। All are bound to obey. Every person, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, एथिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, कोई भी हो, जो भी पाकिस्तान में रह रहा है, who is residing in Pakistan, wherever he may be, shall have to obey the constitution and law. उसके बाद है, an act of high treason that is abrogating or attempting to abrogate and suspend the constitution by unconstitutional means can only be validated by, cannot be validated. जो एक्ट होता है ना हाई ट्रीजन का, धोखा, गद्दारी, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, उसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता बाय एनी पर्सन और कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी उसको ठीक करार नहीं दे सकता। नेक्स्ट MCQs है, रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 9 द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो उसके पास ज़िंदगी जीने का हक है, उसके पास आज़ादी का हक है, लिबर्टी का हक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद पर्सनस एक्टिंग इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर्स। सो आज की इस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1973 इसके पार्ट 1 और 2 के MCQs को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट जो 8 है उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और डिफरेंट ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, फ्री में ये लेक्चर्स ले सकें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।